नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो वीडियो है छोटा सा होगा, क्योंकि एक सामान्य चर्चा हम इसके बारे में करेंगे। काफी समय से मुझे कॉल भी आ रहे कि सर राजस्थान का इतिहास शुरू करो, राजस्थान का इतिहास शुरू करो। तो हमने आपकी मांग को स्वीकार किया और आज से हम राजस्थान का इतिहास प्रारंभ कर रहे हैं। देखो, इतिहास का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जानेंगे कि इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं। यानी जो लोग मर चुके हैं, जो भी जिंदा है नहीं, तो आखिरकार हम उनको पढ़ते क्यों हैं। तो बाकी देखो, अलग अलग अर्थ निकाला जाता है, लेकिन मैं एक सीधी सी भाषा में बताऊंगा, सामान्य भाषा में, जो कि सबके समझ में आ जाएगी हम पढ़ते क्यों हैं। देखो, इतिहास का मतलब ये होता है कि जो प्राचीन जो घटनाएं घट चुकी है, उन्हीं का अध्ययन, प्राचीन घटनाएं और प्राचीन लोगों का अध्ययन हम करते हैं, वही एक प्रकार से क्या है, इतिहास है। अब इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ने का जो मुख्य कारण ये है कि वो जो गलतियां कर चुके हैं, वो गलतियां हम अपने जीवन में ना दोहराएं, हम उनसे सीख लें। इतिहास का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो गलतियां हमारे जो पूर्वज कर चुके हैं, वो गलतियां हम फिर से अपने जीवन में ना दोहराएं। कोई किस प्रकार की स्थापत्य कला थी, किस प्रकार के जो भवन निर्माण थे, किस प्रकार की जो कलाएं थी, उसके बारे में हम सब कुछ इस इतिहास में पढ़ते हैं। देखो, इतिहास के बहुत सारे स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास के जो स्रोत है उसके बारे में। इतिहास के स्रोत, देखो इतिहास के स्रोत का मतलब यह होता है कि हमें इतिहास की जानकारी कहां से मिलती है। इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिलती है, यही क्या है, इतिहास के स्रोत है। देखो, अब इसमें अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। देखो, एक तो पूरा लेखीय स्रोत है, पूरा तात्विक स्रोत है, चित्रकला एवं स्थापत्य कला है, और ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक साहित्य है, और इतिहासकार है। तो इन सभी से अपने को क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इतिहास के बारे में भी, प्राचीन काल में किस प्रकार की घटनाएं हुई थी, किस प्रकार से वहां की जो कलाएं थी, किस प्रकार से चित्रकला प्रसिद्ध थी, लोगों का जो रहन सहन था वो किस प्रकार से था, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो, पुरातात्विक स्रोत के बारे में। देखो, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। देखो, इतिहास के स्रोत में अपन सबसे पहले बात करते हैं। देखो, पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है, एक सामान्य परिचय बता रहा हूं मैं। पुरातात्विक स्रोत का मतलब यह होता है कि कहीं भी किसी प्रकार की जब खुदाई की जाती है, खुदाई के दौरान जो अवशेष प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अलग अलग प्रकार, जैसे मान लो मृदपांड हो गए, या किसी प्रकार के मनुष्य के अवशेष हो गए, तो इस प्रकार की जो पुरातात्विक मूर्तियां हो गई, जो जमीन के अंदर गड़ी हुई मिलती है, तो वो जो खुदाई से जो सामग्री अपने को प्राप्त होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पुरातात्विक स्रोत। तो उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत के बारे में भी हम इसकी जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ का जो लोग जो रहन सहन कैसा था, यहाँ किस प्रकार की जो शिक्षा पद्धति थी वो प्रचलित थी, किस प्रकार से लोग लिखते थे, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आता है पूरा लेख स्रोत। पूरा लेख, देखो, पूरा लेख का मतलब होता है लेखन से संबंधित है। पूरा लेख में जो सबसे प्रसिद्ध चीज आती है वो आती है शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है, देखो, शिला का मतलब होता है पत्थर, और लेख का मतलब होता है लिखा हुआ। यानी पत्थर के ऊपर अगर कुछ लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। यानी पत्थरों के ऊपर पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जब भी वो कोई दान पुण्य करते थे या कोई भी कार्य करते थे, तो वो क्या करते थे, पत्थर के ऊपर उसको लिखवाते थे। तो उस लिखित जानकारी से अपने को पता चल जाता है पूरा लेख का मतलब कि भी इस तरह से यहाँ का जो राजतंत्र था किस प्रकार से था, राजा का जो आचरण था कैसा था, जनता राजा से किस प्रकार से व्यवहार करती थी, या राजा का जनता के प्रति किस प्रकार से व्यवहार था, ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलेगी। दूसरी अपने को जानकारी मिलती है सिक्कों से। उस वक्त जो सिक्के वगैरह चलते थे, उनसे भी अपने को जानकारी मिलती है। और बाकी और भी बहुत सारे अवशेष मिलते हैं जो लिखित प्रमाण के रूप में मिलते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, पूरा लेख में। देखो, पुरातात्विक का मतलब होगा जो खुदाई से प्राप्त होते हैं। पूरा लेख का मतलब जिस पर क्या कोई लेख लिखा जाता है, जैसे मान लो शिलालेख हो गया। शिलालेख का मतलब क्या होगा, पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो शिलालेख हो गया। सिक्के के ऊपर देखो अलग अलग प्रकार के राजाओं की जो मोहर हुआ करती थी, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा शिलालेख। अगली हम बात करते हैं स्थापत्य कला एवं चित्रकला। स्थापत्य कला का मतलब होता है, देखो, उस वक्त जो मंदिर थे वो कैसे थे, दुर्ग थे वो किस प्रकार के थे, चित्रकला के बारे में वहां पर जो मानने मंडे हुए थे, यानी चित्रकारी जो की जाती थी वो किस प्रकार की थी। तो स्थापत्य कला और चित्रकला के द्वारा भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला आता है हमारा ऐतिहासिक साहित्य। देखो, ऐतिहासिक साहित्य का मतलब, देखो, अलग अलग प्रकार, जैसे मान लो हिंदी साहित्य हो गया,
संस्कृत साहित्य हो गया, फारसी साहित्य हो गया। तो इस प्रकार से जो ऐतिहासिक साहित्य है इससे भी अपने को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। या फिर जो कोई विदेशी नागरिक यहाँ घूमने के लिए आया और उसका जो यात्रा वृत्तांत है, यानी वहां उस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में आकर या किसी क्षेत्र में जाकर वहां जो उन्होंने देखा उसके बारे में जो वर्णन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका यात्री वृत्तांत कहते हैं। जो कोई भी विदेशी अगर भ्रमण के लिए आता है और उसने जो ग्रंथ लिखे उसके बारे में भी हम उसको पढ़ के हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आता है देखो इतिहास के या आधुनिक इतिहास के ग्रंथ और आधुनिक इतिहासकार जो होते हैं उसके बारे में, जैसे मान लो कर्नल जेम्स टोड हो गए, भोरिच शंकर हीरानंद ओझा हो गया, सूर्यमल मिश्रण हो गया। तो इसके बारे में भी हम देख के इनको पढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो मुख्य रूप से राजस्थान के इतिहास में जो कुछ शब्दावली जो है उसको लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस व्यक्ति ने ये शब्द उपयोग में लिया था। देखो एक बार एक तो पूछा जाता है कि एक मरुकांतर शब्द जो है वो किसने काम में लिया था, या राजपुताना शब्द का उपयोग किसने किया था, या राजस्थान या राजस्थान या फिर रजवाड़ा शब्द का जो उपयोग है ये किसने किया था। इस प्रकार से भी कई बार प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का उपयोग किसने किया था सबसे पहले। तो ये नोट करें, कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राजस्थान को मरुकांतर किसने कहा था, राजस्थान के लिए जो मरुकांतर शब्द का उपयोग किया था वो किसने किया था, वाल्मीकि ने किया था। राजस्थान के लिए जो मरुकांतर शब्द का उपयोग किया था वो किसने किया था, वाल्मीकि ने सबसे पहले राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, देखो अगला जो शब्द आता है वो आता है राजपुताना। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का उपयोग किसने किया था। तो ये किया था जॉर्ज थॉमस ने किया था, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस वो व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का उपयोग किया था। तो देखो एक तो आता है मरुकांतर शब्द, यानी राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का उपयोग किसने किया था, वाल्मीकि ने किया था। और राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का जो उपयोग किया था वो किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि राजस्थान के लिए राजस्थान या रजवाड़ा या राजस्थान शब्द का उपयोग किसने किया था। क्या क्या, देखो एक तो आता है राजस्थान या रजवाड़ा या राजस्थान। सबसे पहले इन शब्दों का उपयोग किसने किया था, तो ये किया था देखो कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान या रजवाड़ा या राजस्थान शब्द का उपयोग किया था। देखो इसके बारे में जानकारी बता देता हूं कर्नल जेम्स टोड के बारे में। कर्नल जेम्स टोड को हम राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं और इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाने का कारण क्या है कि कहा जाता है इन्होंने जो राजस्थान का जो इतिहास लिखा, या इन्होंने कह सकते हैं कि राजस्थान का इतिहास लिखने से पूर्व इन्होंने जो राजस्थान का जो अध्ययन किया था, राजस्थान का जो भ्रमण किया था, वो घोड़े पे बैठकर राजस्थान का भ्रमण किया था। राजस्थान का इतिहास लिखने के लिए उन्होंने राजस्थान का जो अध्ययन किया था वो घोड़े पे बैठकर किया था, इसलिए इनको क्या कहते हैं, घोड़े वाले बाबा भी इनको कहा जाता है। और इनको राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। किसको, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान या रजवाड़ा या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने देखो एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक का क्या नाम था, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसका दूसरा नाम और है द सेंटर एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया या द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये जो पुस्तक थी किसके द्वारा लिखी गई थी, कर्नल जेम्स टोड ने ये पुस्तक लिखी थी, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, या फिर दूसरा नाम इसका क्या है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक लिखी थी राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे हम घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। इस पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद किया था वो क्या था, पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया था।
ठीक है, तो ये एक सामान्य जानकारी हमने देखा था। इससे जो मुख्य रूप से आपके प्रश्न बनते हैं, लगभग हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया, या राजस्थान के लिए, या राजस्थान को सबसे पहले रजवाड़ा किसने किया, रजवाड़ा किसने कहा था, या राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग किसने किया, या राजस्थान को राजपूताना किस व्यक्ति ने कहा था। इस प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं। अब बात करते देखो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है यह आया था लगभग 1 नवंबर 1956 में राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया, और लगभग 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण किया गया था। देश को जब आजादी मिली उसके बाद लगभग 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। देखो राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उसके जो अगर पहले की अगर अपन स्वरूप की बात करें तो उस दौरान क्या था, राजस्थान की जो स्थिति कैसी थी। देखो राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान में जो केंद्र शासित प्रदेश था कितना था, एक था। कौन सा था, अजमेर। उस वक्त राजस्थान में जो केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी राजस्थान का जो एकीकरण है, एकीकरण से पहले की हम बात कर रहे हैं, यानी जब देश आजाद हो गया था और राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, और एकीकरण के पूर्व राजस्थान की जो स्थिति क्या थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उस वक्त जो केंद्र शासित प्रदेश था कितने थे, एक थे। और ठिकाने, राजस्थान के अंदर 3 ठिकाने हुआ करते थे। कौन कौन से थे, एक तो था निमराना, एक था कुशलगढ़, और एक था लावा। ठीक है, तो इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के अंदर कितने थे, एक ही था अजमेर, और जो ठिकाने थे कितने थे, 3 ठिकाने हुआ करते थे, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। 3 ठिकाने थे। और जो रियासतें थी, रियासतें कितनी थी, 19 रियासतें थी। 19 रियासतें। तो ये 19 रियासतें कौन कौन सी थी उसके बारे में हम एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो एक एक को देख के हम देखते हैं। देखो रियासतें कितनी थी, 19 रियासतें थी। कौन कौन सी थी, देखो एक एक को देखते हैं अपन। देखो एक थी मेवाड़, जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं, उदयपुर भी कहते हैं। दूसरी थी आपके डूंगरपुर, तीसरी बांसवाड़ा, और चौथी हो जाएगी प्रतापगढ़। ठीक है, ये 4 रियासतें थी। इन 4 रियासतों पर जो शासन करने वाला वंश था वो कौन सा था, गोहिल वंश था। इन चारों रियासतों पर जो शासन करने वाला वंश था वो कौन सा वंश था, गोहिल वंश ने इन चारों रियासतों पर शासन किया था। अब देखो यहां पर जो ध्यान रखने वाली जो बात है, जो मेवाड़ है ये है विश्व की सबसे प्राचीन रियासत। प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत की अगर हम बात करेंगे तो कौन सी होगी, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, मेवाड़। सबसे प्राचीन रियासत की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, मेवाड़ जो है ये सबसे प्राचीन रियासत है। ठीक है, तो ये हो गया। देखो 4 रियासतें कौन कौन सी, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। देखो साथ में के साथ में आप इनको लिखते चले। मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन 4 रियासतों पर जो शासन करने वाला वंश था कौन सा था, गोहिल वंश था। कौन सा वंश था, गोहिल वंश था। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, मेवाड़ जो है ये सबसे प्राचीन रियासत है, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, हम उदयपुर कहते हैं। तो ये 4 रियासतें अपनी हो गई। आगे हम बात करते, देखो देखो नंबर 5 में हम ले लेते हैं मारवाड़। मारवाड़ या जिसे हम क्या बोलते हैं, जोधपुर भी कहते हैं। 6 पे अपन ले लेते हैं बीकानेर, और 7 पर आ जाएगा मानना किशनगढ़। ये जो रियासतें थी, इन रियासतों पर देखो जो शासन किया था, इन तीनों रियासत पर, मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ पर जो शासन करने वाला वंश था वो कौन सा था, राठौड़ वंश था। इन 3 रियासतें कौन कौन सी, मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ पर जो शासन करने वाला वंश था कौन सा वंश था, राठौड़ वंश ने इन 3 रियासतों पर शासन किया था। और इसको लेकर ध्यान रखना, मारवाड़ को लेकर, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। तो ध्यान रखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, मारवाड़। जबकि जो मेवाड़ जो है, मेवाड़ सबसे प्राचीन
रियासत थी जिस पर किसका वंश था, जिस पर कौन से वंश ने शासन किया था, गुहिल वंश ने उस पर शासन किया था। और जो मारवाड़ है, बीकानेर और किशनगढ़, ये जो रियासतें थी इस पर जो शासन करने वाला वंश था कौन सा था, राठौड़ वंश। और जो मारवाड़ है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या थी, सबसे बड़ी रियासत थी। अगले हम बात करते देखो कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये जो तीन रियासतें थी इस पर जो शासन किया था वो किसने किया था, हाड़ा वंश ने किया था। इन तीनों रियासतों पर जो शासन करने वाला वंश था कौन कौन सा, कोटा, बूंदी और झालावाड़। इन तीन रियासतों पर शासन करने वाला जो वंश था वो कौन सा था, हाड़ा वंश था। हाड़ा वंश ने इन तीनों रियासतों पर शासन किया था। और इसमें देखो ध्यान रखने की बात है, जो झालावाड़ जो है ये राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी। राजस्थान की जो सबसे नवीन रियासत थी ये कौन सी थी, झालावाड़ थी, जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था अपने स्वार्थ के खातिर। तो मुख्य जो क्वेश्चन बन गए आपके, देखो कौन कौन से हो गए। एक तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी हो गई, मेवाड़ हो गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी हो गई, मारवाड़ हो गई। और राजस्थान की जो सबसे नवीन रियासत है वो कौन सी होगी, झालावाड़ हो गई। कौन सी होगी, झालावाड़। और बात करें कि इन पर कौन से वंश ने शासन किया था, तो देखो प्रथम जो चार रियासतें मैंने लिखा है कौन कौन सी, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इन चार रियासतों पर जो शासन करने वाला वंश था कौन था, गुहिल वंश था। मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़, इस पर जो शासन करने वाला वंश था कौन सा था, राठौड़ वंश था। कोटा, बूंदी और झालावाड़, इस पर जो शासन करने वाला वंश था कौन सा था, हाड़ा वंश या हाड़ा चौहान जिसे हम कहते हैं, इस वंश ने इन पर शासन किया था। ठीक है, इसलिए जो आपने देखो हमने जो ज्योग्राफी के अंदर अपन ने पढ़ा था हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार का कारण क्या था कि इसी को हम क्या बोलते हैं, हाड़ौती का पठार कहते हैं। इसके अंदर कोटा, बूंदी और झालावाड़ और आता है, इसके अंदर माफ कीजिएगा 12 और आ जाता है। तो वहां पर क्या था, हाड़ाओं का शासन हुआ करता था, जिसके क्या बोलते हैं ना, हाड़ौती प्रदेश भी हम उसको कहते हैं। तो ये अपनी 10 रियासतें हो गई। अगले हम बात करते देखो जैसलमेर, जैसलमेर और करौली, ये दो ऐसी रियासतें थी जिस पर किसका शासन था, यादव वंश का शासन था। कौन सी वंश का शासन था, यादव वंश का शासन था। अगले हम बात करते हैं भरतपुर और धौलपुर। यहां पर जो शासन करने वाला था वो वंश था वो कौन सा था, जाट रियासतें थी, यानी अपन कह सकते हैं जाट वंश या जाट रियासतें थी ये। ठीक है, एक आता है अलवर। देखो अलवर जो है इस पर जो शासन करने वाला वंश था वो कौन सा था, नरू का वंश था। कौन सा वंश था, नरू का वंश ने अलवर पर शासन किया था। ठीक है, तो जैसलमेर, करौली, इन पर जो शासन करने वाला वंश था कौन सा था, यादव वंश था। कौन था, यादव वंश। भरतपुर और धौलपुर ये कौन सी रियासतें थी, जाट रियासतें थी। और अलवर जो है इस पर शासन करने वाला वंश कौन सा था, नरू का वंश था। अगले हम बात करते हैं आमेर, नंबर 16 जो अपना है। देखो आमेर या जिसे बोलते हैं जयपुर। ठीक है, देखो इसके लिए ध्यान रखना कि ये जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ी रियासत थी कौन सी थी, आमेर थी। और इस पर जो शासन किया था कौन से वंश ने किया था, कछुआ वंश ने इस पर शासन किया था। कछुआ वंश, कछुआ वंश ने इस पर शासन किया था। आमेर, जयपुर, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, तो ये 16 रियासतें अपनी हो गई। अब जो 3 रियासतें थी वो कौन कौन सी थी वो भी देख लेते। देखो एक थी सिरोही, सिरोही पर जो शासन करने वाला वंश था वो कौन सा था, देवड़ा वंश था। कौन सा वंश था, देवड़ा वंश। एक आता है शाहपुरा, शाहपुरा के लिए आपको ध्यान रखना कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत जो थी वो कौन सी थी, शाहपुरा। और लास्ट जो रियासत आती है वो आती है टोंक। टोंक के लिए ध्यान रखना कि एकमात्र मुस्लिम रियासत,
एकमात्र मुस्लिम रियासत। ठीक है, तो ये 19 रियासतें, 3 ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश हो गए अपने। और ये कौन सी स्थिति थी? 1 नवंबर 1956 से पहले की स्थिति, यानी जब देश आजाद हो गया था, राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था, उससे पहले की स्थिति, यानी इन्हीं 19 रियासतें और एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकानों को मिलाकर राजस्थान का एकीकरण किया गया था। 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक एक रियासत को लेकर, एक एक वंश को लेकर हम उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो एक बार इनका जो मुख्य पॉइंट है मैं आपके सामने लिख देता हूं कि कौन कौन सी जो मुख्य चीजें थी अपने लिए। देखो, एक तो बात करते हैं अपन मेवाड़। मेवाड़ के लिए क्या ध्यान रखना है? ये प्राचीन रियासत है, प्राचीन रियासत। दूसरा मारवाड़, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। तीसरी हम बात करते हैं आमेर या जयपुर, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। नंबर 4 की अगर हम बात करें, झालावाड़, यह है नवीन रियासत, नवीन रियासत। 5वीं अगर हम बात करें शाहपुरा, यह सबसे छोटी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत। और 6ठी अगर हम बात करें टोंक, ये क्या थी? एकमात्र मुस्लिम रियासत। ठीक है, और देखो 2 जाट रियासतें भी थी, कौन कौन सी थी? एक तो भरतपुर और एक कौन सी थी? धौलपुर। तो ये हमने एक सामान्य जानकारी के बारे में देखा था कि राजस्थान में कितनी रियासतें थी और किस वंश का इन पर शासन हुआ करता था। ठीक है, तो आगे की जो क्लास है हम उसके में पढ़ेंगे मेवाड़ वंश के बारे में, माफ कीजिएगा, मेवाड़ रियासत के बारे में पढ़ेंगे, जिस पर गोहिल वंश ने शासन किया था। तब तक आप घर में रहे, सुरक्षित रहें। ध्यान रखें, आज जो हमने पढ़ा था उसमें से भी 100% प्रश्न बनता है, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ाई करें और नोट्स बनाते चले साथ में के साथ में। तब तक घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।